अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे और अपनी टेस्टों की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे क्योंकि कुछ अज़ला के टेस्ट तो हो चुके हैं बट कुछ अज़ला के टेस्ट होने हैं। तो ये वीडियो जो आज बन रही है ये उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है जिनके अभी तक टेस्ट नहीं हुए और जो अभी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और इनको इंग्लिश में मसला हो रहा है क्योंकि इंग्लिश के पैराग्राफ्स भी है, इंग्लिश में हमें डिफ़िकल्टी भी थोड़ी आ रही है क्योंकि हम लोग पूरे अंग्रेज़ नहीं और हमारा जो सूबा है वो इंग्लिश में थोड़ा पीछे भी है। तो चलिए आज ये कुछ ट्रिक्स है इंग्लिश की जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि उनका कम से कम पेपर आसान बनाया जा सके या किसी को मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ट्रिक्स के साथ। तो ये एसबीके के हवाले से इंग्लिश ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारा पेपर किस हवाले से आ रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो जैसा कि हमने कुछ लीक पेपर्स में देखा है और कुछ हमने अपने टेस्टों में भी देखा है, तो क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं एसबीके में, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इंग्लिश का मेन पोर्शन किन चीज़ों से आ रहा है। तो पहला है उसमें एंटोनियम सैनोनियम आ रहे हैं, एंटोनियम सैनोनियम आ रहे हैं और इसके जो है आपको एंटोनियम बताना होता है या सैनोनियम बताना होता है। उसके बाद होते हैं वर्ड्स करेक्शन, कि आपके जो वर्ड्स की स्पेलिंग है उनको आपने करेक्ट करना होता है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स आ रही हैं। इसके बाद सेंटेंसेस आ रहे हैं, आपके क्लॉज आ रहे हैं और फ्रेजेस वगैरह आ रहे हैं। तो ये सारे फ्रेजेस और ये क्लॉज वगैरह, कुछ पेपर्स में ईडियम्स वगैरह भी दिए गए हैं। जेवीटी के पेपर्स में भी पिछले जो पेपर्स हैं उनमें एक दो ईडियम डिस्कस हुए हैं। उसके बाद है प्रीपोजिशंस आ रही हैं। प्रीपोजिशंस मेन पार्ट्स हैं, आपको पता है इसके 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। इसकी मैंने वैसे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी है प्रीपोजिशन के हवाले से और आज भी आपको ट्रिक्स इसकी समझाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप चाहें तो इसकी लॉन्ग एक डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको बिल्कुल प्रीपोजिशन ताहयात क्लियर हो जाए। इसके बाद है पार्ट्स। फिलहाल तो हमारे पास जो मेन आज सब्जेक्ट है वो ट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि एक एक चीज़ को डिटेल से देखें। तो उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से टेंसेस आ रहे हैं, एडजेक्टिव आ रहे हैं, एडवर्ब आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशंस आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहे हैं और पैराग्राफ भी आ रहे हैं। तो मेन टॉपिक है, मेन मकसद है आज की इस वीडियो बनाने का कि हम इनको जल्दी जल्दी ट्रिक्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग को बिल्कुल इसका मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है और हम ये सारी जो चीज़ें हैं इन पे अलग अलग वीडियोस भी डिटेल से बनाई गई हैं। बट अब तो हमारा क्योंकि पेपर सर पे आ गया और इतना टाइम नहीं कि हम लोग एक एक चीज़ को देखें और फिर उस पर इतनी डिटेल, अगर ट्रिक से होता है तो बहुत ईजी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ट्रिक्स हमारी क्या है, पहली पहली ट्रिक हमारी क्या है। तो पहली हमारी जो ट्रिक है वो है वॉच क्लियरफुली या ऑब्जर्व क्लियरफुली। ये जो है हमारी ट्रिक फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस और प्रीपोजिशंस के हवाले से है ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी आपके ओवरऑल इंग्लिश में जो हमारे पास जितने सेंटेंसेस आ रहे हैं और जितना हमारा पैराग्राफ आ रहे हैं, जो हमारे आ रहे हैं एमसीक्यू, उसके हवाले से ये है कि ऑब्जर्व क्लियरफुली, कि आप उसको क्लियरली देखें। उसको एक बार आपको पास जो टेंस आ रहा है उसको आप एक बार क्लियरली पढ़ें कि वो क्या कहना चाहता है, आपसे क्या पूछना चाहता है। तो हम इन ट्रिक्स का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें पता होगा कि वो क्या सवाल पूछ रहा है और हमें क्या जवाब देना है। तो पहला पहला अगर आपके पास कोई टेंस आ रहा है या आपके पास कोई प्रीपोजिशन पूछ रहा है तो हमें उसका जो आपका जो मटेरियल उसने दिया हुआ है, जो सेंटेंस उसने दिया हुआ है, उसको आप एक बार क्लियरली पढ़ें। तो क्लियरली पढ़ने के बाद और आप देखें कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। बिलफर्ज अगर आपके पास वो एक सेंटेंस आ रहा है, तो जैसे हमारे पास एक सिंपल है, डैश द वर्कर वर डैश देयर जॉब। तो ये एक सिंपल सी मिसाल है। इसमें अगर आप देखें तो उसने ए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल डूइंग, बी ऑप्शन दिया हुआ है, इन डिड, ऑल डन। तो आप देखेंगे कि वो क्या पूछ रहा है और इसमें मेजर जो आपने देखना है कि वो अगर टेंसेस है या कुछ है तो किस चीज का यूज कर रहा है। डैश है तो डैश इन से स्टार्ट नहीं होगी, तो ऑल से स्टार्ट होगी, यानी ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। अब देखना इन दोनों में से सही कौन सा है। तो ऑल डन है, तो वर के साथ हमारा डन नहीं लगेगा क्योंकि हम जानते हैं वर जो है वो टेंसेस में किसके साथ यूज होता है, आईएनजी फॉर्म के साथ यूज होता है। यानी हमारे पास जो आईएनजी है वर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ड के साथ हमारे पास क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म क्या है, ये है। तो ऑल हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, ये ऑल द वर्कर वर डूइंग देयर जॉब। तो दैट्स मीन कि आप एक बार देखेंगे कि हमारे पास क्या उसने मटेरियल दिया हुआ है और हमारा क्या आना है। बिलफर्ज अगर आपके पास वो जुमलों में दे देता है इज, आर, एम, वाज, वर, have been, had been और has been,
यानी वो सेंटेंस में इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो आपको लाजमी उनके साथ आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें आपने आईएनजी फॉर्म वाले लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इज आर एम वॉज वर हैव बीन हैड बीन हैज बीन इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होता है। ये टेस्ट मैंने खुद दिया है और ऑफन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपके सेंटेंस चेक करने की कोशिश की थी कि आपके टेंसेस कैसे हैं। तो टेंसेस के हवाले से 4 से 5 जो सेंटेंस थे, जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स थी, 4 से 5 थी। तो दैट्स मीन कि आपका टेंसेस का आपको याद होना पक्का जरूरी है। फिर भी आप अगर ट्रिक से देखें तो आप इज आर एम याद कर ले, वॉज वर हैव बीन हैड बीन हैज बीन, तो इन सब के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म लगती है। और इसके बाद विल हैव बीन, यानी फिर भी हैव बीन, तो उसके साथ भी आपकी आईएनजी लगेगी और विल बी के साथ भी। तो ये सब जो है आपके आईएनजी फॉर्म्स है। तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिए, जिनके साथ इज आर एम वॉज वर हैव बीन हैज बीन आएगा उसके साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। वो फिल इन द ब्लैंक्स आपकी इस तरीके से देता है कि एक में डन लिखा होता है, फिर दूसरे में डिड लिखा होता है। उसने 3 से 4 वर्ब की फॉर्म्स दी होती हैं और आपकी एक करेक्ट फॉर्म उसमें दे दी होती है उसने। तो वो आपको बेसिक आपका नॉलेज चेक करना चाहता है। दैट्स वाई आप जब भी, पहली ट्रिक क्या है कि आप उसको क्लियरली एक बार देखें और देखें कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे क्या कंफर्म करना चाह रहा है। तो ये जो टेंसेस है, टेंसेस के हवाले से जो 4 से 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर आपको ये इनके फार्मूलाज याद हो गए, जो आपकी टेंसेस आपको याद हो रहे हैं और आपको उनकी जो आईएनजी फॉर्म्स हैं, जो उनकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज होती है, ये आपको याद होगा, तो आपके 4 से 5 नंबर कहीं भी नहीं गए। क्योंकि मैंने खुद टेस्ट दिया, उन्होंने जो चेक करना था वो आपका नॉलेज था कि डिड आना है कि डन आना है। तो वो आपको टेंसेस देकर और उसमें हेल्पिंग वर्ब की, कभी आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए उलझा रहे हैं, कभी आपको आईएनजी फॉर्म्स या आपको सेकंड थर्ड फॉर्म्स के लिए उलझा रहे हैं। तो दैट्स मीन कि आपको बस वो देखना है कि आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है। तो आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है कि आपकी ये प्रीपोजिशन, पिछली जो मैंने ट्रिक आपको समझाई वो आपकी टेंसेस के हवाले थी कि आपको बिलफर्ज आईएनजी फॉर्म्स पूछने चाह रहे हैं, तो आपको क्या देखना है, हैज बीन, हैव बीन, वॉज, वर, हैड बीन और ये। और बिलफर्ज अगर आप टेंसेस में इजाफा करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका हैड आ जाए, हैव आ जाए, हैज आ जाए, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, थर्ड वर्ब आ जाए, तो आप इन चीजों का यूज करेंगे। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो हेड है तो आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज है, बट उस टाइम आपको ये फोकस करना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है और आपको उसको क्या सर्व करना है। क्योंकि हम लोग उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो आप बेसिकली देखेंगे तो यही चीजें आप पूछ रहे होते हैं। इसके बाद उन्होंने जो पूछा हुआ है, ट्रिक नंबर 2 पे आ जाते हैं, तो उन्होंने कंजक्शंस के हिसाब से भी, कंजक्शंस, इनके लिए भी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन वो होते हैं जो आपकी जॉइंट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं। तो आप वो भी अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बट आना है, यहाँ पे एंड आना है, यहाँ पे क्या आना है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको उसने क्या पूछा है, आपको क्या सर्व करना है। अब ट्रिक नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारा ट्रिक नंबर 2 क्या है? प्रीपोजिशंस के हवाले से। तो प्रीपोजिशंस का आपको सरसरी बताऊंगी, जो प्रीपोजिशंस उन्होंने ज्यादा यूज की हैं, जिनका ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है ऑन, वो प्रीपोजिशंस है ऑन, एट, जिनके ज्यादा क्वेश्चन पिछले जो हमने लीक पेपर देखे हैं या हमारी नजरों से गुजरे हैं, तो ये ऑन, एट, बाय, टू, इन प्रीपोजिशंस का उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऑन का बेसिकली आपको यूज तो पता होगा। ऑन आपको किस चीज के लिए यूज होता है? ऑन आप जब आप क्वेश्चन देखेंगे या आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो जहां पे सत्ता का इस्तेमाल हो, जहां पे आपको ये बताओ कि टेबल के ऊपर है, सत्ता का यूज हो, तो ऑन ऊपर के लिए यूज होता है। ऊपर यानी किसी चीज के ऊपर, यानी किसी चीज के ऊपर, जैसे ये पेन इस कॉपी के ऊपर रखा है, तो ऑन जो है सत्ता के लिए यूज होता है। ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, और ऑन द शेल्फ यानी ऊपर, ऑन द ट्री। तो ये ऑन, ऑन दूसरा डेट्स के लिए यूज होता है, डेज के लिए। डेज आपके क्या है? संडे, मंडे, जो सारे डेज होते हैं वो ऑन यूज होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे जो है ऑन संडे, ऑन मंडे। तो ऑन आपके लिए डेज के लिए यूज होता है और ऑन आपकी सतह के लिए यूज होता है। यानी जहां आपकी किसी चीज की सतह का इस्तेमाल हो रहा होगा, जहां आपको ये पता चलेगा कि वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, तो वहां आप ऑन का इस्तेमाल कर देंगे। यहां वो किसी दिन के बारे में बात कर रहा है तो आप ऑन का इस्तेमाल कर देंगे।
और अगर इसी तरह आपकी वो एट एट का इस्तेमाल होता है किसी पॉइंट को दिखाने के लिए, पॉइंट के लिए, यानी एट कराची, एट इस्लामाबाद, यानी आप उस पॉइंट की बात कर रहे हैं किसी एक चीज के लिए, किसी एक चीज को निशान बनाकर किसी का नाम लेकर आप बता रहे हैं। जैसे ये आप बेसिकली जो चीजें हैं जिनका आपको जिक्र करना होता है, जैसे आप घर पर हैं तो आप एट होम बोलेंगे, एट स्कूल बोलेंगे। तो एट का जो इस्तेमाल है वो आपकी किसी प्लेस के लिए, किसी प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। उस प्लेस पर आप हैं यानी एट इसलिए यूज होता है। और दूसरा एट का इस्तेमाल होता है टाइम के लिए, यानी एट 2 o'clock, एट 5 o'clock। तो ये जो है एट के यूज है। तो इसी तरह के उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि जब आपका टाइम का होता है या फिर प्लेसेस के हवाले से उन्होंने, तो आप एट का यूज करेंगे। ऑन का यूज आप करेंगे जब आप किसी सत्ता की, किसी डे की बात हो रही होगी, तो किसी दिन की बात, किसी महीने, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन, और इसी तरह अगर आप डेट की बात करेंगे तो डेट में भी आपको क्या ऑन यूज करना होता है, डेट में भी आपको ऑन यूज करना होता है। अब आते हैं बाय पर। तो टाइम ये एट का यूज है, और ऑन का यूज क्या है, किसी सतह पर, किसी चीज के ऊपर, और किसी डेज यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये सब क्या है, इस पे ऑन यूज होगा। और एट आप किसी चीज पे जब खड़े हो जाएंगे, किसी चीज को पॉइंट आउट करना होगा, तो आप एट का यूज करेंगे, यानी एट कराची, एट इस्लामाबाद। तो आप किसी चीज की जगह बता रहे हैं कि मैं इस जगह पर हूं, तो एट का यूज तब होगा। अब आते हैं बाय पर। ये प्रीपोजिशंस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आए हैं, और कोशिश ये है कि आपको सिंपल ट्रिक के जरिए आपको ये बताया जाए, ताकि, क्योंकि अब इतनी डिटेल से आप पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम कम है, और हम लोग के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं, जिनके टेस्ट हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। अब है बाय। बाय किस लिए यूज होता है? बाय आप बेसिकली किसी व्हीकल के लिए, किसी चीज के लिए यूज करते हैं, यानी किसी चीज के जरिए, यानी कोई चीज आपकी जरिया बन रही है तो आप बाय का यूज करेंगे। जैसे बाय बस, बाय कार, बाय एरोप्लेन। तो ये व्हीकल्स हैं बेसिकली। और आप अगर किसी की तवाजन से आप किसी को कह रहे हैं कि किसी के जरिए आपको कोई चीज मिली है, जैसे इसकी मिसाल आप क्या ले सकते हैं, जैसे शी रेफर्ड बाय हर हस्बैंड और बाय हर टीचर। तो यानी उनके तवासन से आपकी, यानी किसी की कोई आपकी सिफारिश कर दे, कोई कुछ कर दे, तो बाय का यूज आप तब करेंगे कि किसी के तवासन से, किसी की वजह से, किसी के सिफारिश पर, तो बाय का यूज होगा। इसके बाद है टू। ये टू बेसिकली आपका इसलिए होता है, से का इस्तेमाल होता है, कोयटा से कराची, कोयटा टू कराची। तो ये हम लोग की बेसिकली डेली रूटीन का हिस्सा है। ये चीजें हम लोग यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमको प्रॉपर इनका पता नहीं होता। देखिए कोयटा टू कराची। और इंग्लिश का सबसे जो बेसिक चीज होती है, हम लोग ये यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग इन पे कभी नोटिस नहीं करते। तो आप नोट करें, और जिनकी रीडिंग अच्छी है, जो रीडिंग करते हैं, तो जब हम इंग्लिश कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश करने के बाद जैसे ही हम लोग वो सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में आता है कि ये चीज सही हो सकती है, क्योंकि हम लोग रीडिंग जो है, कोशिश कीजिए, रीडिंग कीजिए, 1 पेज कीजिए, 2 पेज कीजिए। जब आप रीडिंग करते रहते हैं तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि क्या वहां पे लिखना है। तो चलिए आ जाते हैं फिर से ट्रिक की। तो ये टू जो है, से का इसका इस्तेमाल होता है, कोयटा टू कराची। फिर ये टू यानी किसी की से का इस्तेमाल होता है। तो आप जब पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको इन चीजों का अंदाजा भी होगा। तो बेसिकली यही यूज है। और ये जो खास तौर पे ये प्रीपोजिशंस हमारी यूज हुई हैं, जितने भी हमारे आंखों से गुजरे हैं, जितनी हमारी नजर से गुजरे हैं, तो उनमें ये प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा इनका, तो इनका इस्तेमाल कब होता है आपका? इनका इस्तेमाल होता है जिस चीज के अंदर, यानी इनका बेसिकली मतलब होता है अंदर में, यानी गिलास में। जब तक आप गिलास के पास हैं तो एट का यूज करेंगे, लेकिन जब चीज जाएगी तो अंदर में इनका मतलब होता है में, किसी चीज के अंदर। आई एम इन द हाउस, यानी मैं घर के अंदर हूं। जब किसी चीज का अंदर का जिक्र होगा तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अब आप चलते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ।
तो ट्रिक नंबर 3 हमारे लिए है एंटोनियम और सेनोनियम के लिए। तो आपके पास कोई भी वर्ड जब एंटोनियम या सेनोनियम में दिया जाता है तो बिलफर्ज आपके पास एक वर्ड है और उसका सेनोनियम आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसका वर्ड और आपको उसका मीनिंग नहीं आता तो पहले तो कोशिश कीजिए कि इसके जो जितने ऑप्शन है आप उसको देखिए। आपके 4 ऑप्शन है 1 2 3 और 4। तो आप देखिए कि इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि सेनोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले। तो आप देखिए जो इनके बिल्कुल मुखालिफ जा रहे हैं, आपको लगता है ये ऑपोजिट मीनिंग है, उनको आप फारिग कर दीजिए। यानी एक आपको लग रहा है कि 2 लग रहा है, उनको आप निकाल लीजिए, बाकी आपके बस बच जाएंगे 2। तो इनके जो आपका सेनोनियम है उसके और इसके मीनिंग देखने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका इसका ये मीनिंग हो सकता है तो आपको मोस्ट जो करीब वाला आपको मीनिंग लगता है आप उस पर जो है निशान लगाइए। क्योंकि और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें, कोशिश कीजिए कि आपको जितना आता है आपका माइंड उस टाइम फ्रेश हो और आप कर लें। लेकिन फिर भी अगर आप देख एंटोनियम सेनोनियम बाज वक्त जो है वैसे तो बहुत इजी आ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए इजी आ रहे हैं, बच्चों जिनके लिए थोड़ा टफ है वो इस ट्रिक्स के जरिए देख सकते हैं कि पहले उनके आप देख लीजिए कि बिल्कुल जो ऑपोजिट है, जिनका बिल्कुल अगर आपका सेनोनियम जो है वो पॉजिटिव में है और जो आपके इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जो नेगेटिव में है पहले उनको आप अलग कर लीजिए। बाकी जो पॉजिटिव हैं दोनों तो उसमें से आप देखिए कि इसका मीनिंग क्या है। इन दोनों के अगर आप मीनिंग देखेंगे तो आपको उसका मीनिंग भी माइंड में आएगा और आप देखिए कि जो उससे ज्यादा मैचेबल है आप उसका निशान लगा लीजिए। अब इसके बाद हमारी ट्रिक जो है तीसरी ट्रिक में, चौथी ट्रिक हम देखते हैं। हमारी चौथी ट्रिक क्या है? हमारी चौथी ट्रिक है, ये ट्रिक हमारी नरेशंस के लिए है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। तो जैसा आपके आपको इसकी डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई हैं नरेशंस पे और इस पे। तो नरेशंस में आपका जैसे होता है 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग। तो आपने पहले देखना है कि रिपोर्टेड पार्ट किस, रिपोर्टिंग पार्ट जो है वो किस उसमें आ रहा है, उसमें सैड आ रहा है और उसमें आपका कौन सा टेंस यूज हुआ है। अगर बिलफर्ज उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है तो आप उसको, उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आप टेंस देख लें। टेंस देख लें उसमें क्या उसने यूज किया है, उसमें दैट का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, उसने कॉमा निकाले हैं और उसने टेंस कैसा यूज किया है। ये जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है ये इसको आप एक बार देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में उसने क्या यूज किया है। जैसे ही सेड है तो ये सेकंड है, आपको इससे डिसाइड हो रहा है हमारे पास के ही सेड इसने लिखा है तो इसका मतलब एक अंदर का टेंस मुझे चेंज कर देना है। तो फिर मैं ऑप्शन को देखूंगी कि कौन सा टेंस मैंने चेंज करना है। अब देखो इसके बाद बिलफर्ज हमारे पास ने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट दिया, ही सेड ही हैड अ कार, ही सेड ही हैड अ कार, ये उसने दे दिया है जुमला। तो पहले पहले मैंने क्या देखना है, पहले मैंने इसका ऑप्शंस देखने के, उसने ऑप्शंस 4 क्या दिए हैं। तो पहले उस ऑप्शन में मैंने क्या देखना है, ही सेड लिखा है उसने तो उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं, तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं देखना, मैंने लिखना है ही सेड दैट। अब देखूं मैं ही सेड दैट कहाँ लिखा हुआ है, ये देखूंगी, उसने कॉमास रिमूव किए, ये देखूंगी ही हैड अ कार, ही सेड दैट ही हैड अ कार, क्योंकि ही हैड अ कार। तो हमारा सब्जेक्ट आपको पता है जैसे कि सब्जेक्ट से चेंज होते हैं तो मैं इसकी चेंजिंग देखूंगी, ही लिखा हुआ है इसका मतलब ही आना है, हेड है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेड का हेड आना है। तो जहां मैं इसके देखूंगी चेंजेस देख लूंगी पहले और फिर मैं दैट का यूज देखूंगी, मैं सब्जेक्ट देखूंगी। आपका जो ऑप्शन होंगे उसमें लाजमी उसने सब्जेक्ट चेंज कर करके लिखे होंगे, यानी आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें चारों में उसने एक सब्जेक्ट नहीं दिया होगा क्योंकि उसको रॉन्ग एक तो उसने सही दिया होगा, बाकी उसने 1-2 गलत भी मिक्सअप कर दिए होंगे ताकि आपको मिसगाइड कर दिया जाए। तो आप पहले पहले दैट का यूज देखेंगे, फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट, और जो आपको देखेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट गलत आ रहे हैं तो ये मेरे ऑप्शन नहीं है। फिर मैं सब्जेक्ट के बाद देखूंगी टेंस कि टेंस मेरा क्या जा रहा है, इसने हेड दिया है तो मेरे हेड के बाद क्या आना है। तो फिर मैं टेंस देखूंगी, जो मेरा करेक्ट वाला टेंस होगा मैं उस पर देखूंगी कि इसने टेंस भी सही चेंज कर दिया, इसने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, इसने दैट भी दे दिया, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये वाला सही है। तो आपकी जो पहली ट्रिक बताई है कि एक बार केयरफुली देखो कि वो क्या पूछ रहा है, उस टाइम आपने उलझना नहीं है। उसने क्या पूछा है, मेरा वहां पे क्या चेंज हो रहा है, मेरा टेंस सही चेंज हो रहा है, मेरा सब्जेक्ट सही चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल चेंज हो रहा है, उसने दैट का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसका मतलब है मेरा ये ऑप्शन सही है। बाकी जिस कहीं पे उसने सब्जेक्ट गलत चेंज किया होगा, कहीं पे उसने टेंस गलत चेंज किया होगा। तो ये हमारी बेसिकली यही हम लोग उस पर देखते नहीं है और फिर हम निशान लगा लेते हैं, बाद में भी पता चलता है कि ये गलत था। तो हम बेसिकली उसके रूल के हिसाब से हम देखेंगे कि ये भी सही चेंज हो गया, ये भी 2-3 चेंजेस ही हम देख लेंगे क्योंकि हमें सारा खुद नहीं करना है, बस हमने ऑब्जेक्शन सॉरी
ऑप्शन पर निशान लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके चेंजेस देख लेंगे, देखेंगे यहाँ उसने सही चेंजेस किए हैं, उसने टेंस सही चेंज कर दिया, तो दैट्स मीन मेरा ये गलत सही है। तो गलत हम लोग पहले देख लेंगे, उसको अलग करके फिर सही की निशानदेही कर देंगे। अब इसके बाद हम आते हैं ट्रिक नंबर 5 पर। तो ट्रिक नंबर 5 जो है आपकी एक्टिव पैसिव के लिए है, क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो ट्रिक नंबर 5 क्या है आपका, आपका कोई एक्टिव उसने सेंटेंस दिया हुआ है, उसको पैसिव में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पहले पहले उसने एक्टिव और पैसिव के हम लोग को रूल्स याद है। तो सबसे पहले एक्टिव पर हमें पता है कि सब्जेक्ट पे स्ट्रेस होता है, जबकि पैसिव में आपका किस पे सब्जेक्ट स्ट्रेस होता है, आपका स्ट्रेस जो है पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पे होता है। तो पहले देखेंगे कि कौन सा टेंसेस जो है हमारे जो ऑप्शन है वो कौन से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर बिट फर्ज हमारे पास दो जो सेंटेंस उसने दिए होंगे वो जो है बिल्कुल एक्टिव की तरह ही होंगे, उनकी उन पे स्ट्रेस जो है सब्जेक्ट पे होगा। लेकिन दो उसने ऐसे दिए होंगे उलझाने के लिए जिसपे स्ट्रेस जो है सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट पे होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिक में बाय लिखा हुआ है, उसमें कौन से जो वो है ऑप्शन है उसमें बाय का यूज किया हुआ है, थर्ड फॉर्म यूज की हुई है। ये दोनों देखेंगे तो उसमें लाजमी उसने कहीं ना कहीं कहीं उसने थर्ड फॉर्म यूज की होगी और कहीं उसने बाय नहीं दिया होगा। यानी आप वहां भी केयरफुली ये देखेंगे कि हमारे जो अकॉर्डिंग टू रूल्स आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारी चेंजिंग हो रही है कि नहीं। तो आप लाजमी है कहीं पे उसने सही एक ही ऑप्शन सही दिया होगा, बाकी तो उसने गलत दिए होंगे। तो आपका बाय का यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। बस आपको जरा सा ऑब्जर्व करना है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि उसने सारे के सारे जो है उलझाने के लिए हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाकी आपका जितना भी टेस्ट हो रहा है एसबी के लिए रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस तो हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ कोर्स नहीं है। तो आपको अपने कोर्स जितना हम लोगों ने पढ़ा है सारा का सारा यही उसने दिया हुआ है। टेंसेस का ख्याल रखिए, फॉर्म्स का ख्याल रखिए, आईएनजी का ख्याल रखिए, जो आपकी बेसिक टेंसेस के रूल्स हैं उनका ख्याल रखिए। आपकी जो एक्टिव है, पैसिव है, नरेशन है, सारी तैयारी तो सब कर रहे हैं और सबकी तैयारी आई होप हो चुकी है। बस आपको एक बार रिकॉल करने की जरूरत है और ये चीजें याद रखिए। और ऑप्शन देखेंगे तो आपको सारा का सारा जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आप इंग्लिश में अच्छी स्कोर हासिल करेंगे।